एक बार कुंवरम नाम के गांव में नाचारम्मा नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला रहती थी। नाचारम्मा का एक ही शौक था, हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना। हर मिनट वो अपनी खाना पकाने वाली को कुछ न कुछ पकाने के लिए कहती रहती थी। अगर कभी कोई उसे अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाने के लिए कहता, तो वो उस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। इससे परेशान होकर उसकी खाना पकाने वाली ने वो गांव ही छोड़ दिया। नाचारम्मा को बैठे बैठे खाना मिलना बंद हो गया। नाचारम्मा का एक इकलौता बेटा था, नाम था रामा राजू। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। उसने एक अच्छे घर की लड़की ढूंढकर अपनी बेटी की शादी कर दी। उसने सोचा कि उसकी बहू उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाएगी। संध्या, मैं तरह तरह की चीजें खाना बहुत पसंद करती हूँ, इस बात का ध्यान रखना। संध्या खाना बनाने में माहिर थी, इसीलिए उसने नाचारम्मा के कहे सभी पकवान बनाकर उसे परोस दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही संध्या नाचारम्मा के दिन भर खाते रहने की लत से परेशान हो गई। वो उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी बहन कमला उससे मिलने आई। कैसी हो संध्या? तुम्हारी सास तुम्हें अच्छे से रख रही है ना? बताओ तो। दीदी, और तो सब ठीक है, लेकिन केवल एक बात मेरे लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। क्या बात है? बताओ ना, क्या बात है? दीदी, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि बताने में अजीब लग रहा है। मेरी सास को दिन भर खाते रहने का शौक है। वो बहुत खाती है। वो सुबह से रात तक मुझे रसोई में ही लगा कर रखती है। कुछ कर सकूं, समय ही नहीं बचता है। संध्या, मेरे पास एक आइडिया है, तुम चिंता मत करो, मैं जो कहती हूँ वो करना। जैसे ही उसे रसोई से आवाज सुनाई दी, नाचारम्मा रसोई के पास जाकर छिप गई और उन दोनों की बातें सुनने लगी। लेकिन कमला ने उसे देख लिया। संध्या, अगर तुम्हारी सास इसी रफ्तार से खाती रही तो तुम्हारा सारा पैसा उसे खिलाने में ही खर्च हो जाएगा। इसीलिए एक काम करो, सही मौका ढूंढो और अपनी सास के खाने में जहर मिला दो। बुढ़िया मर जाएगी। नाचारम्मा जिसने ये बात सुन ली, हे भगवान, ऐसी चालाक लड़की, क्या कोई इस तरह का आइडिया अपनी बहन की सास के लिए देता है? आखिर मेरा कसूर क्या है? उसने संध्या को बुलाकर इसके बारे में पूछने की सोची। क्या करूंगी? अगर उसने कह दिया मैंने उसकी बात को गलत समझ लिया, बेटे से बताऊं, लेकिन वो भी अपनी बीवी के कहे का ही विश्वास करेगा, मेरा नहीं। वो इस तरह सोच रही थी। तभी संध्या ने उससे पूछा, सासू माँ, खाना बन गया है, परोस दूं आपके लिए? नहीं नहीं, मेरा पेट ठीक नहीं है जरा, मैं आज का उपवास करूंगी, तुम लोग खा लो। नाचारम्मा ने अपने जीवन में पहली बार उपवास किया था। शाम तक भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन तब भी उसने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भर लिया। उसके दिल में डर बैठ गया था कि संध्या भोजन में जहर मिला देगी, इसीलिए अब वो रोज ही उपवास रखने लगी। रामा राजू ने देखा कि उसकी माँ रोज उपवास कर रही है। माँ, इन दिनों आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं, क्या हो गया? कम से कम फल ही खा लीजिए। वो फल लेकर आया और उसे दे दिए। उसने फल खा लिए। 2 हफ्ते बीतते बीतते नाचारम्मा का शरीर बेहद हल्का हो गया। शुरू में सिर्फ फल खाना उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन बाद में उसे आदत हो गई। रामा राजू एक दिन डॉक्टर को घर बुलाकर लाया। आपकी माँ ठीक है, कोई खतरा नहीं है, फिर भी उसे खाने पीने में सावधान रहना चाहिए। नाचारम्मा को डॉक्टर की कही बात कुछ समझ नहीं आई। फिर उसका बेटा बोला, माँ, आपके दिन भर खाते रहने के शौक से आप मोटे हो गए थे। हमें सूझ नहीं रहा था कि आपको कैसे समझाएं, इसीलिए हमने ये सब किया। यही कारण है कि हमने यहाँ कमला को बुलाया और जहर की बात को जोर से बुलवाया, ताकि आप सुन लें और डर जाएं। आप स्वस्थ रहें और 100 साल जिएं। आप हमारी असली जायदाद हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने आपकी अच्छी सेहत रहे इसीलिए ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगे। हाँ सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए।
उसके बाद से नाचा अम्मा ने खाने को खाने की तरह खाया, खाने और स्वस्थ जीवन बिताया। इच्छाधारी नागिन के 9वें भाग में हमने देखा कि बद्री और जानकी से विचार ना मिलने पर विजय घर छोड़कर चला जाता है। उसके माँ पिता उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं मिलता। ये सब हम पिछले भाग में देख चुके हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। विजय अपने घर से बहुत दूर निकल जाता है। जब वो पैदल जा रहा होता है, एक जादूगर उसे पकड़कर बांध देता है और अपनी गुफा में कैद कर लेता है। मैं एक मनुष्य की बलि देना चाह रहा था और तुमने सामने आकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर माँ काली को खुश करूंगा। विजय डर से कांपते हुए कहता है, नहीं, दया करो, मुझे कुछ नहीं करना। इस बीच एक बड़ा सांप वहां प्रकट होता है। विजय उसे देखकर और घबरा जाता है। क्या चाहिए तुझे? यहाँ क्यों आया है? तुरंत वो सांप एक नागिन में बदल जाता है। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे वो लड़का चाहिए। अगर तुम मुझे उसे जिंदा वापस कर देते हो तो मैं तुम्हें बेहद मूल्यवान जादुई मणि दूंगी। जादूगर बहुत खुश होता है। अच्छा, दे दूंगा, लेकिन पहले उस मणि को मेरे हवाले करो। नागिन उसे वो मणि उसके हाथ में देती है। वो उसे खुशी खुशी ले लेता है। जैसे ही वो उसे छूता है, उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे बचाओ, ये आग बुझाओ, बुझाओ। तुम्हें सही सजा मिली है, नहीं तो तुमने इस निर्दोष लड़के की जान ले ली होती। ये तुम्हें तुम्हारे गलत इरादे का दंड मिला है। मरो अब। और नागिन विजय को साथ लेकर तुरंत वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद नागिन विजय को एक जंगल में ले जाती है। विजय गुस्से से कहता है, तुमने मुझे उस जादूगर से क्यों बचाया? हाँ, ताकि तुम मार सको मुझे। तो किसका इंतजार कर रही हो? अब मार डालो। देखो, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ देती। मैं तुम्हें अपने साथ लाई ही नहीं होती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विजय नागिन की तरफ देखकर कहता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में भूल की। ठीक है विजय, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुरंत अपने घर चले जाओ। नागिन वहां से अदृश्य हो जाती है। इतने सालों से मैंने सांप प्रजाति के बारे में दिमाग में गलत बात पाली हुई थी, लेकिन ऐसा है नहीं। वो उस जगह से जाने लगता है। लेकिन मैं अब कहां जाऊं? मैं घर जाना नहीं चाहता। हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी उसे अपने सामने एक बंगला दिखाई देता है। वो तुरंत उस बंगले में चला जाता है। उस घर में एक पिता और बेटी होते हैं। नमस्ते जी, मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ ठहरने दे सकते हैं? कौन हो तुम? तुम्हें जाने बगैर हम ऐसे कैसे तुम्हें अपने घर में ठहरने दें? देखिए, मेरा नाम विजय है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया था। मैं कोई भी काम करूंगा। ऐसा? ठीक है, तो हमारे घर में एक नौकर की कमी है। क्या तुम घर के काम करोगे? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर विजय आराम करने चला गया। जब सब सो रहे होते हैं, एक बड़ा सा सांप उस घर में घुस आता है। वो रसोई घर में घुसता है तो शोर सुनाई देता है। तीनों उठ जाते हैं और जल्दी से रसोई घर में जाते हैं तो वहां वो बड़ा सा सांप होता है। तुरंत घर का मालिक उस सांप को मारने के लिए जाता है। मालिक, इसे मत मारिए, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तो गलती से अंदर आ गया होगा। मैं उसे बाहर निकाल देता हूँ। विजय सांप के पास जाता है। तुरंत वो सांप अपना फन फैलाकर विजय का अभिवादन करता है और विजय की गर्दन में लिपटकर बैठ जाता है। मालिक ये देखकर, अरे ये दृश्य कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव की गर्दन पर एक नाग है। मैंने आज तक किसी भी सांप को एक मनुष्य का अभिवादन करते नहीं देखा। पहली बार देख रहा हूँ। वो विजय की प्रशंसा करता है।
इस बीच वो सांप वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ विजय के माता पिता भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। हे परमेश्वर, हमें ये भी नहीं पता कि हमारा बेटा कहाँ है। आपको उसकी रक्षा करनी होगी और हमें बताना होगा कि वो कहाँ है। वो बहुत प्रार्थना करते हैं और आकाश में एक तेज रोशनी पैदा होती है। विजय की चिंता मत करो, विजय सुरक्षित जगह पर है। वो रोशनी उन्हें सब कुछ बताती है और ये भी कि विजय कहाँ मिलेगा। जानकी और बद्री सब कुछ सुनने के बाद, धन्यवाद प्रभु, हम आज ही यहाँ से विजय के स्थान की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तब वो आवाज, उसके पास तुरंत पहुंचो, नहीं तो उसके लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और वो रोशनी दिखना बंद हो जाती है। वे सुनने के बाद तुरंत विजय की खोज में निकल जाते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां विजय होता है। मेरे बेटे विजय, वो उसे गले लगा लेती है। विजय हैरान हो जाता है। आप दोनों यहां कैसे आ गए? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, सबसे पहले हमें यहां से निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, वहां मुझे किसी बात की आजादी नहीं होती। बेटा विजय, जरा मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकेगी। मना मत करो और हमारे साथ आओ। इस बीच घर का मालिक कहता है, देखो विजय, तुम्हें अपने माँ बाप के साथ जाना चाहिए। जाओ, नहीं तो मुझे दबाव डालना पड़ेगा तुम पर। विजय सिर नीचे झुकाए उनके साथ चला जाता है। कुछ साल बीत गए। अब विजय 21 साल का हो गया था। उनका श्राप समाप्त हो गया और वो तीनों फिर से सांप बन गए। तब विजय की मां जानकी कहती है, बेटा विजय, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होगे कि हम मनुष्य नहीं बल्कि नाग प्रजाति से संबंध रखते हैं। और सारी आप बीती बताती है। तभी उस घर के मालिक की बेटी प्रिया विजय को खोजती वहां पहुंच जाती है और आकर घर के दरवाजे की घंटी बजाती है। तीनों घर के अंदर इंसान रूप ले लेते हैं। विजय दरवाजा खोलता है। प्रिया उसे देखते ही उसके गले लग जाती है। विजय, मैं तुम्हें भुला नहीं सकी। पिछले 4 सालों में मैंने तुम्हें हर गांव में तलाशा है। जिस दिन से तुमने हमारा घर छोड़ा है, मैं तुम्हारी यादों में ही जी रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो रोती है और अपना दुख कहती है। विजय क्या कहे समझ नहीं पाता। इसी बीच आकाश से सुकन्या और नागराज नागिन और नाग के रूप में आते हैं। प्रिया ये सब देखकर बहुत तनाव में आ जाती है। तब जानकी और बद्री भी सांप में बदल जाते हैं। प्रिया और घबरा जाती है। तब जानकी कहती है, ऐसे डरो मत प्रिया, हम सब नाग प्रजाति के हैं। तुम विजय से विवाह नहीं कर सकती हो। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं विजय के बगैर नहीं रह सकती हूँ। सुकन्या और बद्री भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। आखिर में नागराज कहता है, तुम लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। ये विजय का निर्णय होना चाहिए। बताओ मुझे विजय, क्या तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य मनुष्य का जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे ये सब कुछ से मतलब नहीं है। कृपया आप हमारा विवाह करवा दे। तब नागराज, ठीक है, हमें कुछ दिन सोचने के लिए दो, फिर हम बताएंगे कि तुम क्या करो। इसके बाद प्रिया भी उनके साथ ही रहने लगती है। एक दिन जानकी बद्री से कहती है, सुनो, मैं भी तो पहले मनुष्य ही थी ना। फिर ईश्वर के आशीर्वाद से मैं भी नाग प्रजाति की एक नागिन बन गई। तो विजय को मनुष्य ही रहने देते हैं ताकि वो अपनी पसंद से शादी कर सके। क्या तुम्हें याद नहीं, विजय जब तक 21 साल का नहीं हो गया, अब मनुष्य रूप में क्यों रहे? तुम्हें वो आशीर्वाद मिला और क्योंकि फिर अब तुम उस श्राप से मुक्त हो गई हो, परमेश्वर ने हमसे ये सारी बात कही। अब क्या मैं उसे फिर से एक मनुष्य हो जाने दूं? जानकी आगे कुछ नहीं कह पाती। उस दिन सब रात में आराम करते हैं और अगले दिन सुबह
प्रिया और विजय वहां से भाग जाते हैं। आगे क्या हुआ देखेंगे इच्छाधारी नागिन के अगले भाग में।